प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है सहभागी अवलोकन के दोष एवं सीमाएं, अर्थात सहभागी अवलोकन की आलोचनाएं। सहभागी अवलोकन के कई लाभों के होते हुए भी यह एक पूर्ण विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक विधि नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसकी कुछ सीमाएं या कमियां भी हैं जो इस प्रकार से हैं, जिसमें नंबर 1, पूर्ण सहभागिता संभव नहीं। एम.एन. बसु कहते हैं कि एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतः भाग नहीं ले सकता। बसु का यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि कैदियों या वेश्याओं के अध्ययन में अध्ययनकर्ता उनके मध्य रह तो सकता है, किंतु उनकी मनोवृत्तियों, आदतों आदि को अपने में विकसित करना कठिन है। इसी प्रकार से जनजातियों के अध्ययन के दौरान अनेक रीति रिवाजों के अनुसार ही रहना एक अध्ययनकर्ता के लिए सामान्य संभव नहीं है। इन कठिनाइयों के कारण ही रेडिन और हर्स्कोविट्स जैसे अमेरिकन समाज वैज्ञानिकों ने इस प्रविधि को अव्यावहारिक मानते हैं। लुंडबर्ग का मत है कि संस्करण वाले समुदाय में भी ये विधि उपयोगी नहीं है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति हरिजन बस्ती में रहकर उसका सहभागी अध्ययन करता है, किंतु यदि वही व्यक्ति ब्राह्मण बस्ती में जाकर भी अध्ययन करना चाहे तो लोग उसे अपनाने एवं सूचना देने से मना कर सकते हैं। दूसरी आलोचना है कि वैश्विकता का अभाव, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अध्ययन किए जाने वाले समूह में निवास करने के कारण अध्ययनकर्ता में समूह के प्रति वफादारी, आत्मीयता, सहयोग एवं लगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। अतः वह निष्पक्षतापूर्वक तथ्यों का संकलन नहीं कर पाता है। एक तटस्थ अवलोकनकर्ता के स्थान पर वह अपने को एक वर्ग का सदस्य मानने लगता है। उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाप्त हो जाता है और वह घटनाओं को अतिरिक्त रूप में देखने लगता है। गुडियम हार्ट ने सच ही कहा है कि जितना अधिक वह भावात्मक रूप से सहभागी बनता है, उतना ही उसकी वैश्विकता, जो उसकी एकमात्र विशाल संपत्ति है, वह नष्ट हो जाती है। तीसरी दोष है समूह के व्यवहार में परिवर्तन। कई बार अध्ययनकर्ता समूह में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता है और वह स्वयं ही समूह के लोगों के व्यवहारों को प्रभावित एवं परिवर्तित करने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि अध्ययनकर्ता किसी पाठशाला का अध्यापक, पंचायत का पंच या सरपंच, सहकारी समिति का अध्यक्ष आदि बना दिया जाता है और वह अपने अधिकारों, गुणों एवं व्यक्तित्व के प्रभाव से लोगों के वास्तविक व्यवहारों में परिवर्तन ला देता है, तब उस समूह का वह वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर पाएगा। इसके बाद नंबर 4 है अत्यधिक खर्चीली प्रणाली। सहभागी अवलोकन विधि अत्यधिक खर्चीली है, क्योंकि इस विधि द्वारा अध्ययन करने में बहुत समय लगता है
प्रश्नावली एवं अनुसूची आदि विधियों की तुलना में इस विधि के द्वारा अध्ययन में खर्च भी अधिक होता है। इसके बाद 5वां दोष है सीमित क्षेत्र में अध्ययन। सहभागी अवलोकन की एक कमी यह है कि इसके द्वारा एक सीमित क्षेत्र का अध्ययन ही संभव है, क्योंकि इसमें समय और धन अधिक लगता है तथा सभी लोगों से संपर्क में स्थापित कर सूचनाएं संकलित करना कठिन कार्य है। इस प्रकार इस विधि द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। एक स्टडी इन लिमिट एरिया कि अध्ययन अगर सहभागी अवलोकन के द्वारा करता है तो बिल्कुल छोटे एरिया में कर सकता है। इसके बाद 6 नंबर के जो दोष है वह धीमा अध्ययन, स्लो स्टडी। चूँकि सहभागी अवलोकन में लोगों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना पड़ता है, उसमें अधिक समय लगता है, इसलिए इस पद्धति द्वारा अध्ययन धीमी गति से होता है। अतः यह तेज गति से अध्ययन करने एवं निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है। इसके बाद नंबर 7, साधारण तथा तथ्य छूट जाना। सहभागी अवलोकनकर्ता लंबे समय तक एक समूह में रहता है, अतः वह कई घटनाओं को साधारण घटना समझकर छोड़ देता है। इसकी तुलना में एक अपरिचित अवलोकनकर्ता उन घटनाओं को नवीन एवं आकर्षक समझकर उनका अध्ययन करता है। इसके बाद 8वां नंबर का जो आलोचना या दोष है वह है आलेखन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रिकॉर्डिंग। जब अवलोकनकर्ता स्वयं ही समूह की गतिविधियों में भाग ले रहा हो तो उसके सामने सूचनाओं को लेखबद्ध करने की समस्या पैदा हो जाती है। अवलोकन के साथ साथ उसे लिखने से लोगों में उसके प्रति संदेह होने लगता है, और यदि वह घटना घटने के बाद लिखता है तो किसी तथ्य के भूल जाने या छूट जाने की संभावना रहती है। इसके बाद 90 जो समस्या या आलोचना है वह है भूमिका सामंजस्य की कठिनाइयाँ। सहभागी अवलोकनकर्ता को एक साथ 2 भूमिकाएं, एक अवलोकनकर्ता की व दूसरी समूह के सदस्य की निभानी पड़ती है। इस सामंजस्य को बनाए रखना एक बड़ा कठिन कार्य है। विलियम बाइट इस संदर्भ में लिखते हैं कि यह कोई एक शाम को किसी नाटकीय अभिनय करने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि सारे समय सफल अभिनय करना, मेरी समझ में ऐसे सफल अभिनेता का मिलना संदेहप्रद ही है जो अनुसंधान में भी रुचि रखता हो। अब सहभागी अवलोकन के जो प्रकार का जो टॉपिक चल रहा है उसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वह है असहभागी अवलोकन। अभी तक हमने सहभागी अवलोकन के बारे में इसको विस्तार से समझा है कि सहभागी अवलोकन क्या है, सहभागी अवलोकन की विशेषताएं, सहभागी अवलोकन के गुण और दोष। अब हम असहभागी अवलोकन के बारे में समझेंगे कि जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दृष्टा के रूप में उनका अध्ययन करता है तो इसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि असहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह में नहीं रहता, वह दूर से उस समूह का अध्ययन करता है और वह तटस्थ वैज्ञानिक दृष्टि से करता है।
इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक निवास नहीं करता और नहीं उनकी गतिविधियों में भाग ही लेता है। वह एक अपरिचित और मौन दर्शक होता है। इस प्रकार के अध्ययन में स्वतंत्रता व निष्पक्षता की अधिक संभावना रहती है। लोगों को पूर्ण सूचना दिए बिना वह घटनाओं के समय उपस्थित रहता है। इस प्रकार असहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह में निवास नहीं करता, वो दूर रहकर, परे रहकर और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।